हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, डीयूएलएलबी एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़ें उससे पहले हम जो कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। नया बैच जो है हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। क्लैट यूजी 2023 के लिए विजेता बैच एंड क्लैट पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अचीवर्स बैच, एनएलएसएट की जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें डीयूएलएलबी का कोर्स प्लस एनएलएसएट का कोर्स दोनों आपको एक्सेस मिलेगा। क्लैट यूजी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्लैट का अवेंजर बैच है। एंड लास्ट में इफ़ यू वांट आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी ले सकते हैं, ये सिर्फ क्लैट यूजी के बच्चों के लिए। इसमें आपके घर पे 7 बुक्स आएंगी प्लस 50+ मॉक आपको यहाँ पे मिलेगा। इन सभी की ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए यू कैन गो एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप डेमो क्लासेस या कोई भी दिक्कत है, सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। तो 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है फाइट फॉर सर्वाइवल, ये देखेंगे। यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है एंड मेकिंग बेल इम्पॉसिबल, दिस आर्टिकल आई पर्सनली लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आर्टिकल हैं। फाइट फॉर सर्वाइवल जो है ये सोमालिया की अभी घटना है उसके बारे में चर्चा है। डेटा प्रोटेक्शन पे अभी एक नया कंट्रोवर्सी चल रहा है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। एंड लास्ट में तीसरा जो एडिटोरियल है वो है मेकिंग बेल इम्पॉसिबल। बहुत दिन बाद हिंदू में अचानक से कुछ 2-3 आर्टिकल्स ऐसे आए जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले देखिए थोड़ा सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। तो सोमालिया ऑफिशियली द फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल है इनकी मोगाडिशु। अभी ये क्यों इतना न्यूज़ में आया है, और इनके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है हसन शेख महमूद है या मोहम्मद है, आई थिंक इट्स मोहम्मद ही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हुआ है। देखिए सोमालिया का पहले वर्ल्ड मैप में आप देख लो, ये आपका प्यारा भारत है और यहाँ पे आपका सोमालिया पड़ता है। देखो जब भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ो ना तो उसको वर्ल्ड के मैप में याद करने की कोशिश करना है। इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको थोड़ा सा उस कंट्री के बारे में याद करने में ईजी रहेगा। देखो जब भी हम कभी, ऐसा बहुत बार हमारे बारे में होता है, हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पुणे के बारे में पढ़ रहे हैं, हम औरंगाबाद के बारे में पढ़ रहे हैं, मुंबई के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हैदराबाद के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम उनकी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं देखते हैं। तो ये एक अपनी आदत डाल लो कि जब भी किसी चीज़ की बात हो तो जोग्राफिकल लोकेशन उनकी तुरंत देखा करो, मैप खोल लिया करो कि कहाँ पे है, आप कहाँ रहते हो ना, तो उससे आपको वो चीज़ कनेक्ट करने में, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, बहुत ईजी पड़ता है। तो सोमालिया में देखो अभी हुआ क्या, टेररिस्ट का एक अटैक हुआ है। ये क्या हुआ है, मोगादिशु जो इनकी कैपिटल है इसमें करीबन 20 लोगों के आसपास जो है मृत्यु हो गई है। एक होटल जो है उसको सीज कर लिया गया था। इसका जिम्मेदारी जो है वो उठाई गई है अलकायदा की ही एक विंग है उसके द्वारा, उनका नाम है अल शबाब। ठीक है, अलकायदा अफिलिएटेड टेरर आउटफिट है अल शबाब, तो इनके द्वारा इसकी जिम्मेदारी उठाई गई है। सोमालिया की आप बात करें तो देखिए ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे ट्रबल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी के लिए इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फिर थोड़ा बहुत आया भी, फिर उसके में भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा सोमालिया का बहुत सारा पोर्शन जो है ना वो टेररिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हैं। अब यहाँ पे ये देखने को मिला जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वी होप जल्द से जल्द सोमालिया जो है इससे ओवरकम कर पाए, लेकिन फिलहाल तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। डिक्टेटरशिप जो सोमालिया की है ना, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जनरल सियाद बरे इनके द्वारा आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं जहाँ से डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई थी। 1991 में इनका जो रेजिमा था वो कोलैप्स हो गया था एंड उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, क्लैन बेस्ड आर्म ग्रुप्स फाइटिंग एक दूसरे से होने लगी, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो गए और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। सोमालिया में ऐसी बात नहीं कि डिक्टेटरशिप खत्म करके स्टेबल गवर्नमेंट लाने का प्रयास नहीं किया गया, काफ़ी बार हुआ है, इंटरनेशनल इंटरवेंशंस के थ्रू भी हुआ है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही और फिलहाल जो है सोमालिया की हालत फिर से खस्ता हो गई है। गरीब कंट्री है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी ये क्या हुआ डेटा प्रोटेक्शन पे, क्यों इतना मामला है। देखो यार आपको इतनी बार डेटा प्रोटेक्शन बिल हमने पढ़ाया, ठीक है, 2019 में, 20 में, 21 में, सब में इसमें चेंज होते गए, हम पढ़ते गए, लेकिन फिलहाल ये हुआ है कि बिया पार्लियामेंट में विड्रॉल कर दिया गया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि एक सरप्राइज है सभी के लिए, क्योंकि जब पुट्टा स्वामी केस का वर्डिक्ट आया था
उस समय राइट टू प्रिवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट बताया गया था। तब ऐसा बोला गया था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है जिसमें लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप ऐसे मान लो कि देयर इज़ अ लिस्ट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास कि भैया इतने सारे रोगी जो इस लिस्ट में हैं वो डायबिटिक हैं, इन्होंने हमारे यहाँ से इलाज कराया है। ये डायबिटिक जो पूरा डेटा है डायबिटिक लोगों का, ये डेटा उस हॉस्पिटल ने किसी को बेच दिया, ठीक है। अब जब उसने किसी को बेच दिया तो वो कंपनी जो डायबिटीज़ के लोगों के लिए दवाई बनाती है वो उनको कॉल करके पिच करने लगी। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा इस तरीके से इधर उधर मार्केट में सेल किया जाता है। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों थी। पर अभी क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने ना विड्रॉल कर लिया है इस बिल को। अभी क्यों किया है ये सरप्राइज है, क्योंकि पहले देखो जो आया था, जब आपकी कमेटी का नाम याद करो जिसने इस बिल को बनाया, बिल्कुल श्री कृष्णा कमेटी। तो जब उन्होंने इसको बनाया था तो उस समय जो बिल आया था उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे 20 के अंदर, फिर 21 में थोड़ा सा और किया गया था। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम सब कुछ करने के बाद फिर देखने को मिल रहा है कि ये जो बिल है ना इसको पार्लियामेंट से विड्रॉल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद इसकी नीड और ज़्यादा फील हुई थी और उसके बाद श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी। और थोड़ा सा याद करो उस कमेटी के बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ा है हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, बट अभी उसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है डिटेल में जाने का, तो इसलिए मैं उसको भी बता नहीं रहा हूँ। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है गाइस, मेकिंग बेल इम्पॉसिबल। ये एक आर्टिकल अच्छा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा आर्टिकल है, इसको देखते हैं। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसका हमने पहले भी एडिटोरियल पढ़ा था, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। आज भी राइटर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है ना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो ध्यान रखने हैं। 2017 के अंदर जो है राइट टू प्रिवेसी का वर्डिक्ट आया था, पुट्टास्वामी केस का वर्डिक्ट आया था। उसमें जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है, एडीएम जबलपुर इज़ अ वेरी फेमस केस और आज आप सभी का होमवर्क है गूगल पर जाके एडीएम जबलपुर केस सर्च करिए, पढ़िए। कल मैं आपको सेशन में फिर इसको डिटेल में बताऊंगा। इसको बहुत ही फेमस केस है एडीएम जबलपुर। जो लोग लॉ कर रहे हैं, जो करने वाले हैं फ्यूचर में, आप सभी के लिए ये केस जो है ना बहुत आप सुनेंगे इसका नाम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो इसलिए आज जाके थोड़ा गूगल करिएगा। तो विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एडीएम जबलपुर को दोहरा दिया है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। पर अपने को अब उससे लेना देना नहीं है, वरना फैक्ट्स पे बात करते हैं। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वो पीएमएलए का केस है जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। क्या आया है, जिसमें थोड़ा सा बेल मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया है। बेल इज नाउ, राइटर बोलते हैं कि बेल इज नाउ नॉट इवन एन एक्सेप्शन, इट इज इम्पॉसिबल। कुछ देखो पॉइंट्स रखे गए हैं। द ड्रेकोनियन प्री कंडीशन जो है पीएमएलए के अंदर थी सेक्शन 45 के अंदर, वो प्री कंडीशन क्या थी? प्री कंडीशन ये थी कि द अरेस्टेड पर्सन मस्ट परसुएट द कोर्ट दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस ब्रॉट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ईडी ने अगर मुझे अरेस्ट किया तो आई हैव टू प्रूव टू द कोर्ट कि भैया मेरे को गलत किया गया है, ओनस मेरे ऊपर है। ओनस ईडी के ऊपर नहीं कि वो प्रूव करे कि भैया ये क्रिमिनल है, ओनस मेरे ऊपर है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे भैया बेल दी जाए। तो ये राइटर जो है सो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये मामला देखो सुप्रीम कोर्ट में था कि यार ये बड़ा बेकार सेक्शन है, इसको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया ये सेक्शन सही है, ये चलेगा। तो द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव दैट इवन ही डिड नॉट ट्रांसपायर, इफ ही कैन नॉट डू दिस ही विल कंटिन्यू टू लैंग्विश इन द जेल। ठीक है। इसके बाद एक केस था निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस को ना इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, मतलब सीरियस लेना चाहिए लेकिन इसमें जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बेल वेल थोड़ी सी इजी दे देनी चाहिए। लेकिन अभी जो वर्डिक्ट आया है इसमें इसको टेररिज्म से कनेक्ट कर दिया गया है और ये बोला गया है कि भैया इसमें जो बेल है वो नहीं मिलनी चाहिए जल्दी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी चेंज नहीं किया पीएमएलए क्वेश्चन में था, तो मतलब तो वही निकल रहा है। अब राइटर जो है ना वो ये बोलते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भैया ये टेररिज्म से कम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि पीएमएलए के अंदर ना और भी मैटर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, आर्ट एंड एंटीक्स, सिक्योरिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनीज, एयर वाटर पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कवर होती हैं पीएमएलए के थ्रू, पर उस वाले एंगल को आप भूल गए और उसमें भी अगर इस तरीके की हीनियस सजा का प्रावधान है या बेल मिलना मुश्किल है तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है। इसके बाद देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्राइम करते हो आप तो आपके अगेंस्ट में एफआईआर होती है,
पीएमएलए के मैटर होते हैं ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर होते हैं, इसमें ईसीआईआर होती है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक फैक्ट मैंने आपको बताया, जिंदगी भर ध्यान रखना। जैसा उसमें एफआईआर होती है, इसमें ईसीआईआर होती है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, एफआईआर जो है ना वो सामने वाले बंदे को देना, कोर्ट ने काफ़ी सारे केसेस में बताया गया है कि भाई जो भी कल्प्रेट है या जिसके ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं उसको आप एफआईआर की कॉपी सर्व करो, तब वो अपना केस लड़ेगा। लेकिन पीएमएलए के अंदर ये लिखा हुआ है कि ईसीआईआर जो है ना वो उस बंदे को ना दिखाई जाए तब भी चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। तो ये कितना गलत है, क्योंकि भाई जिस बंदे के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, अब उसको अपने अगेंस्ट में केस से बचना है, उसको बेल चाहिए, अब उसे ये भी नहीं पता है कि ईसीआईआर में क्या लिखा है, तो वो केस कैसे लड़ेगा। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि बेल मिलना ना अब तो बिल्कुल ना के बराबर ही है भाई, ये इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये पूरा मामला था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये हमने एक दिन पहले भी डिटेल में देखा हुआ था, आज फिर थोड़ा सा देख लिया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, तो अभी ये नई चीज न्यूज़ में आई है। एक आरटीआई के रिस्पॉन्स में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो काफ़ी समय से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करी, जिसका नाम है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपने काफ़ी बार मूवीज़ में देखा होगा कि भाई पूरे जितने कैमरेज होते हैं उसके थ्रू बंदे को डिस्कवर करने की कोशिश करी जाती है उसके फेस को मैच करके, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसमें ये चांसेस होते हैं कि बहुत बार मिस मैचिंग होती है। काफ़ी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि 30% होती है, 40% मिस मैचिंग होती है। और इसका क्रिटिसिज्म एक और होता है कि गवर्नमेंट इसको एज ए टूल यूज़ कर सकती है सर्विलेंस में। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, कोई ध्रुव काठी नाम का बंदा है, गवर्नमेंट उसे पसंद नहीं करती, वो बाहर रहता है, पर वो किसी दिन इंडिया आता है, तो इंडिया जब आएगा तो ऐसे बता के थोड़ा आएगा वो, लेकिन गवर्नमेंट इस कैमरे का यूज़ करके, मतलब सॉरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ट्रेस कर ले कहाँ है और उसको पकड़ ले भाई, फिर उसके ऊपर कोई केस चला दे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मतलब इसका क्रिटिसिज्म है। तो अभी यहाँ पे ये देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कब करना शुरू किया, सदन हलदार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू करिए, और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में हो रही है, बाहरी कंट्रीज में काफ़ी समय से हो रहा है, इंडिया में दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है। तो ये एक न्यूज़ थी, आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया आर्टिकल है, नेपाल का न्यू सिटीजनशिप लॉ को लेकर अभी काफ़ी बवाल हो रहा है। पहले एक शब्द में अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान रखना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए बवाल है, ठीक है, सिंपल शब्द में पहले याद रख लो। अभी हुआ क्या, देखिए, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, शायद आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जिसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, उनके पास वापस भेज दिया, जो कि लोअर हाउस होता है नेपाल पार्लियामेंट का। ये सब बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं, पर ध्यान रखो कि लोअर हाउस वहाँ का क्या है, प्रतिनिधि सभा, प्रेसिडेंट कौन है, इस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम तो पता है, चलो ईयर कौन सा है, 2006। तो इन्होंने रिकन्सिडर करने के लिए भेज दिया है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है, इस बिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अब ये वुमेन है तो ये वैसे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे आगे कर सकती हैं, तो इसीलिए ये चीज़ हुई है। थोड़ा सा पहले और जान लेते हैं। नेपाल डेमोक्रेसी में धीरे धीरे आया, मोनार्की से 2006 तक, फिर 2008 तक वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे कैसे बनी, सितंबर 2015 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। ऑल दो अभी भी वहाँ पे स्टेबल सरकारें नहीं हैं, लेकिन ठीक है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है। अब सिटीजनशिप का वहाँ पे क्या था ना कि सितंबर 2050 से पहले all Nepalese citizens born before this date got naturalized citizenship, but their children remain without the citizenship as that was to be guided by a federal law which is not yet been framed. मतलब 2015 सितंबर 20 2015 से पहले जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सब नेचुरलाइज सिटीजन थे, लेकिन जो उनके बच्चे थे ना उनके लिए लॉ आने की बात थी जिसके थ्रू बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई लॉ नहीं आया, तो उसी के लिए लॉ लाया जा रहा था। अब इस लॉ में देखो कुछ आर्टिकल्स हैं, आई डोंट थिंक आपको ये आर्टिकल्स लर्न करने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर ये जो कुछ आर्टिकल्स है ना इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि वुमेन्स के लिए ना ऐसा है कि भाई आपको अगर कोई महिला है और उसका कोई मतलब महिला है, उसका कोई बच्चा है और अनआइडेंटिफाइड फादर है उस बच्चे का, तो आपको बताना पड़ेगा कि अनआइडेंटिफाइड फादर है, बाद में निकलेगा तो पनिशमेंट, इस तरीके की चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि जो चीज़ महिलाओं के लिए इसमें एप्लीकेबल कर रखी है वो पुरुषों के लिए नहीं कर रखी है। आप इसको पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे। इसमें आर्टिकल्स एग्जाम में नेपाल के सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, लेकिन तब भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान रखना। जेंडर जस्टिस का मेन मामला है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मेन मामला है, और उसी के चलते हुए फिर अभी ये जो बिल है इसको वापस कर दिया गया है यहाँ की प्रेसिडेंट के द्वारा।
and why has the president refused to sign the act? So Mr. Bhandari is the first female president of Nepal. Her refusal to sign the act has drawn attention to certain sections in the constitution that thrust greater responsibility of women. ठीक है, ठीक है. मेन जो आर्टिकल 11 सब क्लॉज 5 है ना, ये बहुत क्वेश्चन में है. इसके अलावा देखो क्या है आर्टिकल 11 सब क्लॉज 5. इट सेज दैट अ पर्सन हु इज बोर्न टू नेपलीज मदर एंड एन आइडेंटिफाइड फादर कैन बी ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय डिसेंट. बट आपको बताना पड़ेगा कि भाई अनआइडेंटिफाइड फादर है उस लड़के का या बच्चे का या लड़की का. तो ये एक इशू है. अभी और भी ऐसे 2-3 इसमें आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी क्वेश्चन में रहते हैं. एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो यार, और मेहनत करो अच्छे से. 3-3.5 महीने हैं, इसमें अच्छा कर लोगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी. इधर थोड़ा सा दिक्कत कर दोगे, बहुत दिक्कत आगे ज़िंदगी भर फेस करनी पड़ेगी. तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे से मेहनत करो और इस वीडियोज़ को देखा करो. तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि यही सब तो मोटिवेशन है. बाकी कोई पैसे तो ले ही नहीं रहे इस चीज़ों के ना. तो आप लोगों का जो लाइक होता है या डिसलाइक होता है या कमेंट होता है, इससे ही हमें आइडिया लगता है कि बच्चों को कितना पसंद आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. इसके बाद देखिए एक आर्टिकल है, फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआई टू डायल डाउन R&D ऑपरेशंस. तो हुआई धीरे धीरे करके अपने ऑपरेशंस इंडिया से कम कर रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है इनको काफ़ी आड़े हाथ ले रही है. ठीक है. कार ब्लास्ट इन मॉस्को किल्स डॉटर ऑफ की पुतिन एड. तो की पुतिन के राइट हैंड बोले जाते थे, उनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंसान जो उनके सर्कल में थे, उनकी बेटी को एक कार ब्लास्ट में मार दिया गया है. यूक्रेन ने अपनी इन्वॉल्वमेंट बना करी है कि भाई हम कोई टेररिस्ट स्टेट तो है नहीं कि ये सब चीज़ें करेंगे. सेक्सटॉर्शन, हाउ टेक्स हेवी क्रिमिनल्स आर ब्लैकमेलिंग विक्टिम्स ऑनलाइन. देखो इसका एक रिसेंट अभी मैंने एक एग्जांपल देखा था, एक लड़के का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सर कैसे बचें, क्या करें. तो यहाँ पे देखो अभी हो क्या रहा है, आपको ना एक रैंडम नंबर से वीडियो कॉल आ रही है, या फिर आपसे कहा जा रहा है कॉल करो, आप कर रहे हो, वो कॉल तुरंत कट जाती है. उसके बाद क्या होता है, आपकी एक वीडियो बना दी जाती है कि आप जो है वो पॉर्न या कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपके फैमिली को भेज देंगे, आप सोशल मीडिया पे डाल देंगे. इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. इसको सेक्सटॉर्शन नाम दिया गया है. तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है. तो बी इंटेलिजेंट, बी थोड़ा सा रीजनेबल, और मतलब अननोन जगहों से ऐसे वीडियो कॉल्स और ये चीज़ें मत उठाओ. और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना अपना पर्सपेक्टिव बदलिए. हम लोग क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं. अगर आपके जान पहचान में किसी के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और वो वीडियो वायरल हुई या कुछ भी हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट टू अदर्स ना, पहले समझिए कि क्या पता उसके साथ गलत हुआ हो. ये आज की डेट में बहुत है कि हम लोग तुरंत जज कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम के पीछे में बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे मी टू है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, मी टू मूवमेंट था, काफ़ी सारे लोगों का इसमें नाम आया, बहुत सारे लोगों का सही आया होगा, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पर्सन जिनको ऐसे ही फंसा दिया गया है. तो इसमें अमिताभ बच्चन को भी किसी ने कह दिया था एक बार. तो कहने का मतलब ये ना कि बातों की जड़ों पे जाया करो, उसके बाद चीज़ों को किया करो, वरना हम ही लोग इसको फैलाते हैं, फिर सामने वाले की तो हालत ख़राब हो जाती है. फिर राइट टू फॉरगेटन तो कहने की बात है, इंटरनेट पे चीज़ें आ जाती है ना, फिर हटती नहीं है. नॉट प्लानिंग टू लेवे चार्जेस ऑन UPI गवर्नमेंट. ऐसे अभी ना एक अफवाह उड़ रही थी कि भाई RBI जो है उन्होंने कहा है कि UPI पे पैसा लगाएंगे. एक्चुअली RBI की एक रिपोर्ट में लिखा भी था इस तरीके की चीज़ें. सरकार ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि UPI ट्रांसफर पे हम पैसे नहीं लगाएंगे. अब अगर देखो UPI पे पैसे लगेंगे तो वापस लोग कैश की तरफ बढ़ जाएंगे. तो वो तो देखो इंडिया के लोगों के पास सॉल्यूशन तो है. अगर आप भाई ये सोचो सरकार कि हम UPI जो ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, तो हम भाई इस पर पैसे देंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा, हम कैश से चले जाएंगे. तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे कहा कि भाई UPI पे कोई पेमेंट नहीं लगने वाली है. यहाँ पे देखिए एक बहुत वायरल वीडियो है, और आप लोग ये काम जरूर करिएगा कि तुरंत वीडियो को पॉज करिए, यूट्यूब पे जाइए, डालिए मिजोरम CM डॉटर, आपको एक वीडियो आएगी. इन्होंने क्या किया है कि स्किन डॉक्टर के पास ये गई थी और इन्होंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, तो सामने वाले ने VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया, कहा अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो उसको थप्पड़ मार दिया गया. उसके बाद जो वहाँ के CM है उन्होंने अपने डॉटर के मिसबिहेवियर के लिए क्षमा मांगी है. लेकिन कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या क्षमा से काम चलता, उसको सजा होती. तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का VIP कल्चर जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है. और ये है मतलब ये सिर्फ एक तो मिजोरम एक एग्जाम्पल है, बट इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. तो ये VIP कल्चर शुड भी है इंडिया, ये तो होना ही चाहिए है ना. पर ये जो भी था ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. तो उसके लिए जो जोरतमंद थांगा हैं CM ऑफ मिजोरम, इन्होंने माफ़ी मांगी है. सिंगापुर विल रिपेल लॉ अगेंस्ट गे सेक्स सेज PM. इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि भाई रिसेंट कंट्री कौन है जिन्होंने गे सेक्स के अगेंस्ट में लॉ को रिपील किया है. तो इट्स सिंगापुर. अभी रिपील कैसे हुआ, जैसे सेक्शन 377A हमने ले रखा था ना, हमारे यहाँ भी इस तरीके का सेक्शन था, हमने ब्रिटिशर्स से उठाया था. सेम चीज़ इन्होंने ब्रिटिशर्स से उठाई थी, क्योंकि ये भी कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में.
अब उसी को रिपील कर दिया गया है। ऑल्दो शादी में नहीं डाला गया, लेकिन हाँ ये जो क्राइम था ना वो ख़त्म कर दिया गया है, जैसे इंडिया में ना उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अब इंडिया में देखो जैसे LGBTQ कम्युनिटी है या फिर जो गे सेक्स मैरिजेज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। आप जैसे सोचो कि एक गे कपल के बीच में डाइवोर्स होना हो तो कैसे होगा, अभी तो कोई लॉ नहीं है, इस पर बनने की बात है, तो वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये चीज़ें हैं। चलो अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिंगापुर विल रिपील लॉ अगेंस्ट गे सेक्स, सॉरी फॉर डॉटर्स बिहेवियर मिजोरम CM, UPI पे कोई पैसे नहीं लगाएंगे, सेक्सटॉर्शन, मॉस्को में पुतिन की एड के ऊपर जो अटैक हुआ है उनकी बेटी के ऊपर, बेटी का देहांत हो गया है। हुआई, ये नेपाल का जो पूरा मसला था, दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, हमने यहाँ पे देखा जो PMLA का वर्डिक्ट आया था। देन यहाँ पे आपने डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में देखा, एंड यहाँ पे सोमालिया में जो घटना घटी है वो देखा। दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय